अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान राशिद महमूद और आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान खावर नईम हाशमी साहब हैं। इनकी शख्सियत के बहुत खूबसूरत पहलू हैं। हमारा जहत इनकी शख्सियत है। आज हम इनकी शख्सियत में से वो सवालात करेंगे जो इनकी स्पेशलिटी भी रहे हैं। सियासत से हट के हम बात करेंगे, फिल्मी लाइन की बात करेंगे और बेलाग बात करेंगे। मुख्तसर सवाल और उनके सीधे सीधे जवाब होंगे। हम इनसे ना इनकी पसंद का रंग पूछेंगे ना खाना पूछेंगे, स्ट्रेट अवे इनसे हम सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम राशिद साहब, आपका शुक्रिया। आप गुफ्तगू के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए। नाज़रीन गिरामी, मैं यहाँ वाज़ेह करता चलूँ कि आज का ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं, ये खावर नईम हाशमी ऑफिशियल का बाकायदा हिस्सा नहीं है। आप खावर नईम हाशमी ऑफिशियल पर इस प्रोग्राम को देख ज़रूर सकेंगे, लेकिन ये उस सिलसिले की कड़ी नहीं है। राशिद साहब, आपसे गुजारिश है कि आप कोई भी सवाल करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ जवाब के लिए। जनाब खावर साहब, ये फरमाइए कि पाकिस्तान में फिल्मी सनत का जवाल कब हुआ है और उसकी वजूहात भी मुख्तसर सी बता दीजिए। लोग तो कहते हैं कि सुल्तान रही जवाल का बायस है। वैशी जट जो है, उसके बाद मौला जट का बनना और फिर दहाइयों तक मौला जट ही बनते रहना, ये जवाल का बायस है। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। अगर ये सुल्तान रही का ज़माना और सुल्तान रही की फिल्मों का दौर शुरू ना होता तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कई दहाइयां पहले दम तो चुकी होती। पाकिस्तान में फिल्मी दुनिया, फिल्मी सनत का जो ज़वाल है, उसकी बुनियादी वजह फनकारों और टेक्नीशियंस का इस्तेसाल है। इस मुल्क में बड़े बड़े फनकार कितना कलील मुआवजा लेते रहे। टेक्नीशियंस जो है वो 24-24 घंटे काम करने के बाद भी इस काबिल ना हुए कि वो घरों की किराया अदा कर सके, बच्चों को पढ़ा सके और अखराजात पूरे कर सके। इस्तेसाल जो सरमायादार पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आए, उन्होंने जिस तरीके से इस्तेसाल किया वो एक बदतरीन मिसाल है। और देखिए, इंडिया में जो इतनी तरक्की हुई है कि बॉलीवुड और हॉलीवुड जो है उनको बराबर की सतह पे आप लोग ले गए, और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो इतनी तनज़्ज़ुल पजीर हुई, इतनी ख़त्म हुई, इस तरीके से फिनिश हुई कि अब लाहौर जो फिल्म इंडस्ट्री का मरकज़ था वो वहाँ पर उल्लू बोल रहे हैं। और नई नस्ल के कुछ लोग जो है, उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने कराची को फिल्मी सनत का एक मरकज़ बनाया हुआ है। वहाँ से फिल्में बनती हैं, अच्छी फिल्में बनती हैं। इस तरह कम से कम फिल्म इंडस्ट्री का नाम जो है वो मौजूद है। खावर साहब, एक तासुर ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे प्रोड्यूसर या पेशकार आ गए जो कोई तख्लीक का काम नहीं जानते थे। उन्होंने अपने एक आवारगी के लिए फिल्में बनानी शुरू की। ये तासुर सही है क्या? ये भी एक वजह है? ये आप एक चैप्टर कह सकते हैं तबाही में, जो अवामल शामिल है, उसमें एक अमल आप कह सकते हैं। वरना इस मुल्क में नामी ग्रामी गुंडों ने जो फिल्म साजी की, उस फिल्म साजी के नतीजे में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है, जैसे मलंगी फिल्म के मियां सलम साहब जो लाहौर के एक नामी ग्रामी, अच्छा शुगर वाला नामी ग्रामी एक बदमाश समझे जाते थे, अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्होंने लड़कियों के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं की थी,
उनके लिए लड़कियों की ना कमी थी, ना उनके पास ऐसी कोई सूरत हाल थी कि अगर वो किसी फिल्म एक्ट्रेस को मिलना चाहे, बुलवाना चाहे, तो वो नहीं बुलवा सकते थे। मेरे ख्याल में ये एक बात नहीं है, छोटी छोटी कई बातें हैं। मियां असलम ने जो मलंगी बनाई है, मलंगी जो है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक अरूज की तरफ जाने का एक इशारा मिलता है उसमें आपको। और मलंगी एक खूबसूरत फिल्म थी और अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ फिल्म बनाई गई थी। और अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ अगर एक गुंडा, एक बदमाश फिल्म साजी करता है तो उसका भी नजरिया है। इसका मतलब है कि वो एक बेवतन आदमी। लेकिन देखने में ये आया है, मुशाहिदा ये है कि जो कैमरामैन थे वो सीनियर हो गए, डायरेक्टर हो गए, प्रोड्यूसर भी हो गए, तो उनमें कुछ उनकी कोई तालीम थी या ना वो इतने क्रिएटिव थे, तो बस ये खुद से ही करना शुरू कर दिया, ये वजह भी है। मैंने आपको बताया जितनी भी आप वजूहात बताएंगे मैं उनको नेगेट इसलिए करूंगा कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एक ही बार 1948 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ कराची में। उस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो पाकिस्तान मेजबान था, उसके जो मैनेजर थे, यहां पर मैनेजमेंट दी गई वो नईम हाशमी साहब को दी गई। वहां पर उन्हें एक लड़का मिलता है। वो लड़का कहता है कि जी मुझे फिल्मों में आने का शौक है, मैं फिल्म लाइन ज्वाइन करना चाहता हूं, आप मेरी मदद करें। तो हाशमी साहब ने उसे कहा कि अच्छा तुम लाहौर आना, मुझे मिलना। कुछ अरसे के बाद वो लड़का लाहौर आता है। हमारा ऑफिस था फिल्म साजी का। नईम हाशमी साहब ने फिल्में भी बनाई हैं, जैसे निगार है, उनकी आखिरी फिल्म चश्मे पर दूर थी। तो वो लड़का जो है हमारे दफ्तर में आ जाता है और पीएन के तौर पे काम करता है। पीएन के तौर पे काम करता है। वही लड़का नईम हाशमी के साथ रहकर और उनके साथ स्टूडियोज में जाकर और वहां वो सीखने का अमल अपने अंदर एक जारी रखता है। और वो लड़का रज़ाक के नाम से फिल्म डायरेक्टर के तौर पे स्टैब्लिश होता है। कटारी जैसी फिल्म बनाता है जी, जिसमें तारक अजीज साहब को। अब वो रज़ाक ने जो कटारी फिल्म बनाई थी, क्या वो गैर फनी फिल्म थी? अनपढ़ लड़का, बच्चा जो है वो स्टूडियोज में जाकर डायरेक्शन सीखता है, कैमरामैन सीखता है या कोई और फन सीखता है। तो मेरे ख्याल में इसमें तालीम का कोई ज्यादा अमल दखल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये फरमाइए कि निगार खानों के आर्टिस्ट जो हैं, जो कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे भी जो होते हैं, ये अपनी एक रिटायरमेंट जिंदगी के बाद जो है ये मफलूकुल हाल क्यों हो जाते हैं? हालांकि ये मुआवजा, आर्टिस्ट भी अच्छा मुआवजा लेते हैं, कैमरे के पीछे वाले थोड़ा कम मुआवजा लेते हैं, लेकिन आर्टिस्ट जो टैलेंट है वो तो बड़ा अच्छा मुआवजा लेता रहा है। बहुत ये आपने जो बात की है, मुझे अफसोस है और आपसे माजरत चाहता हूँ कि मुझे आपकी बातों को नेगेट करना पड़ रहा है, क्योंकि तस्वीर का आप एक रुख दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में पहली बार सबसे ज्यादा मुआवजा जिस जोड़े ने लिया उसका नाम था सबिया संतोष। जब उनकी मुखड़ा जैसी फिल्में, नाजी जैसी फिल्में कामयाब हो जाती हैं तो वो मुआवजा 25,000 था। जब पाकिस्तान में पहली बार सबिया संतोष 25,000 रुपए मुआवजे पे काम कर रहे थे, तो उस वक्त आप बताइए कि हिंदुस्तान के एक्टर कितने पैसे ले रहे थे। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं कि भट्टी बरादरान, अनायत हुसैन भट्टी और उनके भाई ने बड़ी कामयाब फिल्में बनाई और 100 से ज्यादा हफ्ते चलने वाली पहली फिल्म भी भट्टी बरादरान ने बनाई। भट्टी बरादरान के लिए एक मुसन्नफ ने काम किया
उनका नाम था हफीज अहमद। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हफीज अहमद ने धरती दे लाल और धरती दे लाल और एक बहुत मशहूर फिल्म जुर्म दा बदला, जुर्म दा बदला भी उसने लिखी। इस तरह वो कैफी साहब को असिस्ट भी करता रहा, वो उनका नौकर भी बना रहा, वो कहानियां लिखता रहा, मुकालमे लिखता रहा, उनके दीगर काम करता रहा। और बरस बरस उसने पूरी जिंदगी जो है वो गुजार दी भट्टी बरादरान के साथ। 5, 7, 8 फिल्में भी लिखी और उनकी नौकरी भी की, उनकी चाकरी भी की। आखिरी दिनों में वफात के कुछ महीने पहले वो बाद में दमे का मरीज हो गया था, घर से नहीं निकलता था। तो उस मर्ज में जाने से पहले मैं और हफीज अहमद एक सड़क पे घूम रहे थे, तो अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैं क्या हफीज अहमद तू बढ़िया फिल्मां लिखियां भट्टियां से, तो पैसे भी तू बड़े कमाए होंगे, तो घर तो बड़ी मुश्किल नाल बनाया है, तो घर जिहड़ा तू बनाया है 3 मरले का 5 मरले का, वो तेरी बीवी जिहड़ी है साड़ी भरजाई वो मुलाजमत करती है, टीचर है, और ओदी कमाई नाल घर बनया है भी मैनू पता है, तो तेरे पैसे कितने गए? तुमने कितने पैसे लिए इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाने के, कहां गए? उसने कहा मैं इतने बरस तक भट्टियों के साथ रहा, इतनी फिल्में की, इतने फला काम किए, मुझे पूरी लाइफ में जितने भी मैंने काम किए मुझे जो टोटल मुआवजा मिला वो 5,000 रुपये। दिस इज द रियलिटी जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। लेकिन तासुर जो है तासुर की बात नहीं, मैं हकायक की बात। अच्छा ये फरमाइए कि जो सोर्स है हीरोइंस का, ये बाजार हुस्न से ही क्यों है? इसलिए कि इनको वहां पे रक्स वगैरह इनको पहले से आता होता है, ये वजह है? नहीं जी, हमारे मुल्क जो है वो जैसे कि एक स्टेब्लिश है जी के इस्लाम के नाम पे बना है, मजहब के नाम पे बना है, यहाँ पर इजाजत नहीं दी जाती रही माजी में, माजी बैद में भी, माजी करीब में भी, और अभी माजी हाल में भी जो कुछ अर्सा पहले माजी गुजरा है कि घरों में लड़कियों को फिल्म लाइन में जाने की इजाजत नहीं होती। बहुत चंद खवातीन ऐसी हैं जो उस बाजार से हट के आई, जब उन्हें चांस मिला। मिसाल के तौर पे नगमा बेगम का ताल्लुक उस बाजार से नहीं है, मिसाल के तौर पे जी। नगमा बेगम जो है अपने एक रिश्तेदार के साथ फिल्म की शूटिंग देखने जाती हैं, बुर्का उड़ के जाती हैं, स्टूडियो के अंदर जब शूटिंग देख रही होती हैं तो उन्होंने यहाँ तक नकाब भी किया होता है। वो किसी ना किसी तौर को प्रोड्यूसर उनकी शक्ल देख लेता है, उन्हें फिल्म की ऑफर करता है, वो घर आती हैं, घर आके इजाजत मांगती हैं, उन्हें इजाजत नहीं दी जाती। पता नहीं कितने मराहल से गुजरने के बाद नगमा बेगम जो है वो फिल्म लाइन को इख्तियार करती हैं। और उसके बाद देखा आपने कि नगमा और फिरदौस की जोड़ी जो है वो खास तौर पर पंजाबी फिल्मों में लाजमो मलजूम रही है, और इस जोड़ी ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बड़ी बड़ी फिल्में भी दी हैं। तो उस बाजार से आने का जो ख्याल है वो इसलिए भी है कि चूंकि आम घरों में इजाजत नहीं थी, तो लोग जो थे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या कुछ उनके साथी, ये चले जाते थे बाजार हुस्न में चले जाते थे, और वहाँ लड़कियां देखते थे, उनके रक्स देखते थे, और एक तो उनको कि जी हम हीरोइन ढूंढने आए हैं, तलाश करने आए हैं, उन्हें मुफ्त मुजरे देखने के मौके मिल जाते थे, उन्हें लड़कियों से दोस्तियां करने के मौके मिल जाते थे। फिर वहां से कोई ना कोई लड़की ऐसी मिल जाती थी जो उनके काम की होती थी, और अक्सर ऐसे होता था कि वो जिसको चुनते थे तो वो कामयाब हो जाती थी। ज़्यादातर फिल्म इंडस्ट्री में बाजार हुस्न से
इसी तरह लड़कियां हैं। अच्छा, वो सादत हसन मंटो साहब लिखते हैं अपनी तहरीरों में कि तवाइफ के अंदर एक बड़ी बाइखलाक, बड़ी बेहतर करैक्टर की एक औरत होती है और पर्दे वाली औरत के अंदर एक जो है वो हवसज़दा औरत होती है। क्या ऐसा है? देखिए, ये सादत हसन मंटो साहब की एक फिलॉसफी है जो उन्होंने बयान की है। अच्छा। और ये फिलॉसफी हर पर्देदार औरत पे लागू नहीं होती। हाँ, दूसरी बात जो उन्होंने की है कि जो तवाइफ होती है उसके अंदर एक खूबसूरत इंसान का दिल होता है, तो ये बात बहुत हद तक दुरुस्त है। तवाइफ जो होती है वो जिन हालात से गुजर रही होती है, वो उनके जो मुशाहदात होते हैं तवाइफों के, वो उनके अंदर इंसानियत का जज्बा ज्यादा बेहतर तौर पे उजागर करता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये एक इर्तिकाई अमल के साथ ये फिर बड़ी मोतबर, ये सीखने का अमल भी इनकी जिंदगी में जारी रहता है। जो बाजार हुस्न से खवातीन आती हैं इंडस्ट्री में, भी वो बड़ी मोतबर हो जाती हैं, या आखिर तक उनके अंदर की वो औरत जिंदा रहती है जिससे आगाज हुआ होता है उनका? दुनिया में कोई औरत तवाइफ नहीं बनना चाहती। तवाइफ के घर पैदा होने वाली बेटी भी तवाइफ नहीं बनना चाहती। हर औरत एक मोअज़्ज़ज़ औरत के तौर पे जिंदा रहना चाहती। ये पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, ये तवाइफिज्म जो है ये औरत को चाटता रहता है। औरत जब उसको पता चलता है कि तवाइफ के घर में पैदा हुई है या तवाइफ है, तो वो उस चुंगल से बाहर निकलने के लिए उसी लम्हे जिद्दोजहद शुरू कर देती है, और बहुत सारी कामयाब हो जाती है, बहुत सारी नहीं होती। खावर साहब, ये फरमाइए कि आपने कहा शुरफा जो है शरीफ घराने के लोग लड़कियों को वहां पर नहीं भेजते थे, ये निगार खानों का माहौल क्यों खराब रहता था? ये अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद अपने घरों को क्यों नहीं जाते थे? वहीं क्यों बैठे रहते थे लोग? ये सारे जितने भी आर्टिस्ट और वर्कर और जितने भी, क्या होता है निगाह उनमें? क्या ये बारी स्टूडियो या जितने भी स्टूडियो ये हैं, क्या एक्टिविटीज होती थी कि घर ही में? स्टूडियो जो होता है जी, फनकार का और टेक्नीशियन का दूसरा घर होता है, नंबर 1। नंबर 2, वहां बैठने का मकसद ये होता है कि जितनी देर यहां हम बैठेंगे, मुमकिन है कि कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर किसी कैरेक्टर के लिए किसी एक्टर को ढूंढता हुआ उनके पास आ जाए और उन्हें नया रोजगार मिल जाए, नई फिल्म मिल जाए। ज्यादा टाइम जो लोग स्टूडियो में ज्यादा वक्त दिया करते थे, बैठा करते थे, डे नाइट बैठा करते थे, ताश खेलने बैठ गए, गप्पे मारने बैठ गए, उनकी फिल्मों की तादाद उन एक्टरों से बहुत ज्यादा है जो शूटिंग खत्म करके सीधे अपने घर चले आते। खावर साहब, ये हमने देखा है कि ये फिल्मी एकेडमियां भी बनी हुई हैं एक एक कमरे की कई जगह पे। ना उनके पास जगह होती है, ना वो कैमरे की प्लेसिंग बताते हैं, ना एंट्री और एग्जिट, कुछ भी वो सिखाते कुछ नहीं है। तो क्या करते क्या है ये इतनी एकेडमियां जो है? जी, ये अकेडमियाँ जो ज़्यादातर बनी हुई हैं, बाजार हुसन भी अब अकेडमियाँ बेशुमार मैंने देखी हैं, और भी जगह पे देखी हैं, आम जगहों पे भी होती हैं। ये लड़कियों को फांसते हैं और दुबई या दूसरे अय्याश मुल्कों में ले जाकर जिस्म फरोशी कराते हैं और कारोबार करते हैं। ये स्टेज ड्रामे के जो लोग हैं, ये भी अपनी पेमेंट तो नकद लेते हैं। इनको देखने वाले जो ऑडियंस होते हैं वो भी नेट पेमेंट उसी वक्त करके टिकट लेते हैं। बाद में ये फिर जो है इतना अच्छा मुआवजा लेने के बाद जब ये बीमार हो के, इनके बच्चे, इनकी बेवाएं इस हालात में कैसे चली जाती हैं? या पैसे पसंदाज नहीं करते क्या ये करते हैं, और इसके कई जवाबात हैं। आपके सवाल का एक जवाब नहीं है। कुछ आर्टिस्ट इस तरह रुल गए कि उन्होंने 3-3, 4-4 शादियां कर ली, तो जिस तरह रुल गए। कुछ ये होता है कि जो जब किसी एक्टर को, एक्ट्रेस को
ड्रामे के लिए कास्ट किया जाता है तो उसके साथ मुआवजा तय कर लिया जाता है। ठीक है। और मुआवजा जब तय होता है तो ड्रामे की जो टिकट होती है 100 रुपये मिसाल के तौर पे होती है। ड्रामा जब हिट हो जाता है तो 100 रुपये वाली टिकट जो है वो 5,000 तक भी चली जाती है। जब टिकट 5,000 रुपये तक चली जाती है तो वो 100 रुपये और 5,000 का जो तवाज़ुन है वो तकसीम नहीं किया जाता आर्टिस्टों में। ठीक। आर्टिस्टों को वही मिलता है जो उनके साथ तय हो चुका होता है। वो ऊपर की जो कमाई होती है, ब्लैक टिकटें बेचने की कमाई होती है, वो प्रोड्यूसर की जेब में जाती है। लेकिन बाज एक्ट्रेस हैं, जैसे खुशबू का नाम है, या इस खुशबू के अलावा बेशुमार एक्ट्रेस हैं, नरगस थी, तो ये बजोरे ताकत भी अपना मुआवजा जो तय होता है, जब उन्हें पता चलता है कि ये मुझे 1 लाख रुपया दे के 2.5 करोड़ रुपया कमा लेता है, तो वो अपना मुआवजा बढ़ा भी लेती हैं और ये भी धमकी दे देती हैं कि पैसे नहीं दोगे तो फिर असी कल नहीं आवांगे। खावर साहब, ये बताइए कि ये टीवी, स्टेज और फिल्म इंडस्ट्री में माफियाज भी हैं आर्टिस्टों के, प्रोड्यूसरों के, जिनके पसंद के मुताबिक जो है वो लोगों को आगे लाया जाता है। जी हाँ, डेफिनेटली ग्रुप्स हैं, माफियाज हैं, एजेंट होते हैं जो एक्टरों को काम दिलाने का, एक्टरों से मुआवजा लेते हैं, उनकी लॉबिंग करते हैं। एक तो दूसरे मुल्कों में लॉबियाँ होती हैं, वो लॉबिंग सेंटर बने होते हैं कि उसके लिए लॉबी करनी है, फलां के लिए लॉबी करनी है। यहाँ पर स्टूडियोज में, हमारे निगार खानों में ऐसी लॉबियाँ जो है इनफरादी तौर पे लोग चलाते हैं। अच्छा, ये फरमाइए कि आज के दौर में तो यूट्यूब है, यूट्यूब में हम पुरानी चीज़ें भी देख सकते हैं, जो इंग्लैंड का टीवी है, जो अमेरिकन टीवी है, जो और मुख्तलिफ ममालिक का टीवी है, तो उनको देख के हमें पता चला है कि जो पाकिस्तान में जो टीवी शुरू हुआ है, उस दौर के जो बड़े तख्लीकार, नामी ग्रामी प्रोड्यूसर, वो तो कोई भी नई चीज़ नहीं लेके आए। अक्कड़ बकड़, अलफ नून, ये वो, बस सारा कुछ एडॉप्टेशन थी लंदन से। आज हम देख रहे हैं कि ये सब कुछ कॉपी हुआ है। अडॉप्टेशन भी थी, लेकिन ज्यादा अडॉप्टेशन नहीं है। यावर याद साहब ने एक अडॉप्ट किया था, एक ड्रामा अक्स के नाम से, तो उसकी 3 किस्तें चली थी, तो उसको बैन कर दिया गया था। तो ये जो ड्रामे मकबूल हुए हैं पाकिस्तान में, जैसे नुसरत ठाकर के ड्रामे हुए हैं, ये आइडियाज तो लिए जाते हैं। नुसरत ठाकर का एक बहुत मशहूर ड्रामा हुआ था जिसमें महबूब आलम ने करैक्टर किया था, ड्रामा वारस की बात कर रहे हैं। वारस। तो मिसाल के तौर पे इसकी अडॉप्टेशन कैसे है कि मैं नुसरत ठाकर साहब के पास बैठा हुआ था, तो जब वारस जो है वो अपने अरूज पे चला गया था और बच्चों की टॉफियों पर भी जो पैकेट होते थे वो महबूब के आलम के बने होते थे और बहुत कुछ उसको शोहरत मिली थी। तो मुझे उन्होंने ऐसे सवाल किया कि तुझे पता है कि मैंने वारस का जो आइडिया कहाँ से लिया? मैंने कहा नहीं। जागरूक से? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता आपने कहाँ से लिया। उसने कहा तुम्हारे बाप ने एक फिल्म बनाई थी खातून, और उस खातून फिल्म में तुम्हारे बाप ने, नईम हाशमी साहब ने, टवाना जागीरदार का किरदार अदा किया था। नईम हाशमी साहब फिल्म लाइन में आने से पहले सियासत में भी थे और टवाना खानदान से उनका गहरा ताल्लुक भी रहा, तो नजरियाती तौर पर भी वो टवाना खानदान के करीब रहे। उन्होंने टवाना खानदान की बहुत सारी चीजें जो है वो अडॉप्ट की थी। अडॉप्ट करने के बाद खातून में टवाना जागीरदार का एक किरदार अदा किया था। तो वो जो करैक्टर था नईम हाशमी साहब का, वो करैक्टर को उसने अडॉप्ट किया
और वारस ड्रामा बनाया है और महबूब आलम को नईम हाशमी का रोल दी। इस टाइप की चीजें आती। ये कई मिसालें हैं। नईम हाशमी की मिसाल मैं दे रहा हूँ बार बार क्योंकि मेरे बाप थे, मैं ज्यादा चीजों को जानता हूँ, लेकिन इस तरह की बेशुमार चीजें जो है वो, कोई चीज जो होती है नई नहीं होती, एक बात याद रखिए। अच्छा जी, ठीक है। आप कहें कि आप यहाँ बैठे बैठे कुछ नई चीज तख्लीक कर देंगे, आपकी तख्लीक के पीछे एक तजर्बा होगा, एक अमल होगा, आपकी पढ़ाई होगी, आपकी स्टडी होगी, आपका मुशाहदा होगा, उसके बाद इनोवेशन आप कह सकते हैं कि आपने दुनिया से जो कुछ सीखा उनको आप एक नए रंग में सामने ले आए। लेकिन नया रंग जो है मेरे नजदीक वो मजमुआ होता है आपकी जिंदगी के तजुर्बात। अच्छा, नासिर अदीब साहब कहते हैं कि उन्होंने 3 ही फिल्में लिखी हैं, 3 ही कहानियां हैं, उन 3 कहानियों के ऊपर से 75 फिल्में या कितनी भी फिल्में हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान बनने के बाद से मेन जो वन लाइनर है तो वही आ रहा है, एक हीरो एक हीरोइन, बीच में कॉमेडी वाला आ गया है, मतलब तो बाकी 2 घंटे स्क्रीन प्ले कोई आ रहा है जा रहा है, मतलब कंटेंट है ही नहीं है इसमें। नाज़रीन, मैं इनके जवाब में जिक्र करूंगा खावर नईम हाशमी ऑफिशियल का। ये यूट्यूब चैनल मैं चला रहा हूं, आपसे दरखास्त है कि इसको ना सिर्फ सब्सक्राइब करें, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, ना सिर्फ इसको आपने सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को फॉरवर्ड भी करना है और इसकी पजीराई जहां तक हो सके आपने करनी है। ये मेरी हौसला अफजाई होगी। ये बात जो सवाल किया इन्होंने नासिर अदीब साहब के बारे में, मैं इसका जवाब बड़े दिलचस्प प्राय में देता हूं। इन्होंने नासिर अदीब पर शायद मेरा व्लॉग नहीं देखा। नासिर अदीब ने जो कुछ लिखा वो उसकी जिंदगी का निचोड़ था, उसके बचपन का एक तजुर्बा था। वो तजुर्बा उसको शहर में लेके आता है। और नासिर अदीब जब लाहौर में आए तो मेरी उनसे वाकफियत हो गई थी। मैंने उनको टूटे हुए चप्पल में भी देखा है, मैंने उन्हें एक ही पजामे में कई कई दिन घूमते हुए देखा है, मैंने उन्हें फलस्तीन पर बच्चों की कहानियां लिखते हुए भी देखा है, वो बड़ी पॉपुलर हुई थी। नासिर अदीब साहब जो कुछ आपको दिया है वो खला से नहीं दिया। नासिर अदीब ने अपने बचपन में जो देखा है वही किया। अपने बचपन में अपने इलाके के थानेदार को, अपने ही वालिद को अपने घर से ठोकरे मारते मारते और पुलिस की गाड़ी के पीछे बांध के थाने ले जाते हुए जब देखा तो उनके अंदर का राइटर जागा था। जब आप देखेंगे कि वो जुल्म के खिलाफ बात करते हैं और नासिर अदीब की फिल्मों में विलन हो या हीरो, जब वो पुलिस वाले से डायलॉग करता है, मुस्तफा कुरैशी या सुल्तान राय, तो उसमें नासिर अदीब को वो अपने मनाजर याद आते हैं और वो उनको दोहराता है। सवाल ये था कि आइडियाज ज्यादा शामिल नहीं किए गए, वही हीरो हीरोइन वाला सब्जेक्ट ही चला आया सवाल चंद फिल्मों के। सर मैंने बताया ना, जो एक तजुर्बा उनके पास था वही तजुर्बा चलता रहा ना। अगर आप वैशी जट जो है, लाइसेंस वैशी जट, माला जट, ये 3 फिल्में ही ऐसी फिल्में हैं ना जी जी जिन्होंने आज तक आपकी फिल्म इंडस्ट्री को जिंदा रखा। लेकिन यहाँ पर ज्यादा लोग, बड़े बड़े लोग आ सकते थे। आपने जो शुरू में सवाल किया था कि यहाँ टेक्नीशियंस को, डायरेक्टर्स को, बहुत कम डायरेक्टर्स होंगे जिनको कोई अच्छा मुआवजा मिला होगा। यहाँ पर हीरो का मुआवजा, हीरोइन का मुआवजा फिल्म डायरेक्टर के मुआवजे से
10 गुना 20 गुना ज्यादा होता है। इस वजह से हम नहीं पनप सके और हम आगे नहीं बढ़ सके। ज्यादातर जो फिल्म बीन है वो कहते हैं कि हमने तो फिल्में देखी हैं गानों के लिए और गानों के डांसेस के लिए, कंटेंट तो उसमें वही होता है, अगर ये इसमें से निकाल दें तो हमारी फिल्म नहीं चल सकती। वो गानों वालों के लिए नहीं देखते। गानों की ताफू साहब की मौसीकी जब से आई उसने एक ट्रेंड चेंज किया, ढोलकी को शामिल किया गया, ढोलक को बीच में, वो चीज़ें तो अपनी जगह आई। लेकिन जो तमाशबीन है, फिल्म बीन है, वो फिल्में गानों के लिए नहीं देखते। गानों के ऊपर जो परफॉर्मेंस होती है इवन की, जो उसके एजाज दिखाए जाते। मेरी दोस्त है, बड़ी प्यारी दोस्त है, बड़ी अच्छी खातून है, इंतहाई काबिल एहतराम है, अदाकारा रेशम। जब वो अरूज पे थी तो एकदम उन्होंने कहा मैंने फिल्मों में काम नहीं करना। मैंने कहा तुम तो नंबर 1 जा रही हो, रीमा के मुकाबले में टक्कर की, और मीरा के मुकाबले में टक्कर की हो, उनसे कम हो ही नहीं, बराबर की फिल्में कर रही हो, और तुम कह रही हो मैंने काम नहीं करना। कह रही मेरा दिल उचाट हो गया। मैं क्यों? कहना जब वो गाना फिल्म बंद कराते हैं ना, हमारा फिल्म बंद करते हैं तो कैमरा कहाँ होता है? मैं कहाँ होता है? कहते या यहाँ होता है या यहाँ होता है। खबर साहब आपने बड़ी सीधी सीधी बात ही कर दी है। यहाँ पे ये जो माफियाज हैं, इनमें मारूफ लोग भी हैं, मतलब फैज अहमद फैज की फैमिली भी एक माफिया ही है, उनके बच्चे और मतलब वो चले आ रहे हैं, या रफ़ी पीरज़ादा साहब की फैमिली जो है, या और जो पुराने लोग हैं जो ब्लैक एंड वाइट टीवी से अभी तक यहाँ पे हैं, समीना अहमद जैसा सीनियर लोग हैं, इनके अलावा पाकिस्तान में कोई टैलेंट नहीं है क्या? या बुशरा अंसारी जैसे उम्र सीधा हो गए, टीवी नहीं छोड़ा। लोगों ने लोग छुड़वाते हैं टीवी। सर लोगों को कौन सुनता है? अगर बुशरा अंसारी को आज भी पूरी दुनिया में बुलाया जाता है, बुशरा अंसारी पिछले 2 साल पूरी दुनिया में फंड रेजिंग के लिए जाती रही हैं, उनका चेहरा देख के लोग डॉलर देते रहे हैं फलाई मकासद के लिए, तो ये उनकी अजमत है, लोग उनको चाहते हैं। और इसी तरह दूसरे 2 खानदानों का जो जिक्र किया आपने, जी जी, फैज साहब का और पीरज़ादा साहब का, तो इनका भी जो बैकग्राउंड है, खानदान का बैकग्राउंड है, वो उनको अगर पे कर रहा है, उनमें उनकी कंट्रीब्यूशन है, लोग उनको चाह रहे हैं तो करता है। जब लोग नहीं चाहते, लोग ठोकर मार देते हैं। लोगों की फीडबैक देखिए, ये मैं इन दोनों खानदानों पे इसलिए नहीं बात करना चाहता कि मेरे इनसे मोहब्बत भी है, जी जी, मुझे खुद इनसे बड़ी मोहब्बत है, हम तो बड़े परस्तार हैं सर इनके, फैज साहब के। मैं यहाँ तक भी क्या देता हूँ कि फैज साहब के जो बेटियां हैं, वो जो मेला लगाती हैं, फैज साहब का मेला लगाती हैं, वो फैज साहब को तो जरूरत ही नहीं है सदियों तक मेलों की जरूरत नहीं है उनको। उनकी एक एक शेर जो है वो सदियों जिंदा रहने वाला शेर है, और फैज साहब जो है वो आने वाली नस्लों के शायर हैं। तो इस तरीके से, लेकिन ये भी तो है ना, वो बाप के रोशनी फैलाने के लिए नहीं, वो फैज अमन मेला जो होता है वो कारोबार के लिए भी होता है। बिल्कुल ठीक है, आसान सी बात है। इसमें मेरा ख्याल मजीद बात करेंगे नहीं पर्सनल हो जाए। नहीं, हम मजीद बात नहीं करते, हम तो बड़ा फूंक के बात करते हैं, यहाँ पे हर चीज ही पर्सनल लोग ले जाते हैं। हम तो उसमें ये बात थी कि लोगों की, एडवर्टाइजर की जो ख्वाहिश है, क्योंकि जो ड्रामा 4-5 किस्तों में उसकी कहानी रैप अप होनी होती है, उसके एडवर्टाइजर जो हैं जब उसको देखते हैं कि ये हिट हो रहा है तो ड्रैग करके 28 किस्तों का बन जाता है, और लंबे लंबे स्क्रीन प्ले हैं, लंबे लंबे जो है वो सीन है। तो हमारे ड्रामे ड्रैग क्यों कर रहे हैं? इतनी लंबी किस्तों के ड्रामे तो पहले नहीं हुआ करते थे। ड्रामे जितने भी निजी चैनल्स पे आ रहे हैं, पसंदीदा हैं खवातीन के, हर घर में औरत जो होती है वो एक मुख्तलिफ
मजाज की औरत है हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में। औरत अपने ख़ानदान की औरतों के साथ उसके जो रवाबत होते हैं, जो नज़र आ रहे होते हैं, वैसे नहीं होते। औरतें ख़ानदानी सियासत जो ख़वातीन के अंदर होती है उसमें बहुत दिलचस्पी लेती हैं, और औरतों की फितरत को जांचते हुए ये ड्रामे जो है ये चल रहे हैं, पसंद किए जा रहे हैं। मैं अपनी बीवी को नहीं रोक सकता कि ये जो तुम ड्रामे देख रही हो ये तुम्हारे ज़हनी इंतशार का बायस बनेंगे, तुम्हारे अंदर मनफी चीज़ें लाएंगे। मैं कम से कम नहीं रोक सकता और किसी औरत को भी नहीं रोक सकता। ये कारोबार है, चल रहा है, चलने से मैं इसको रोक नहीं सकता। तो ये तो एक बयानिया तलाक का, सास का, बहू का, मैंने आपको बताया सारी बातें इस पे आ जाती, सारा कुछ आ जाता। सास बहू हो, नंद का रिश्ता हो, फलां का रिश्ता हो, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये औरतों का होता है। ये औरत जो है इंटरनेशनलिज्म में इसकी अप्रोच को आप ले, ये दूसरे मुल्कों में तो अलहदगी हो जाती है, लड़कियां अलहदा रहना शुरू कर देती है। हमारे मुआशरों में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, और लड़कियां जो है वो लड़ झगड़ के या फलां करके अलहदा कमरे लेके अकेली रहने की पोजीशन में नहीं है जी। जी जी। तो यहाँ पर उनको इकट्ठे रहना भी पड़ता है, और ये सारी साजिशें एक दूसरे के खिलाफ बर्दाश्त भी करनी पड़ती है और करनी भी पड़ती है। अच्छा, फिल्म लाइन से जरा हट के ये सवाल है कि औरतों की बात अभी आपने की, उनके जो पसंद करती हैं वो ही उनको प्रोड्यूसर बना के दे रहे हैं। अच्छा, औरत अपना हक जो है अपने हिस्से से ज्यादा अपना हक ले चुकी, क्या मर्द को हकूक की जरूरत है आज के दौर में पाकिस्तान में? जी जी। हमारा मुआशरा चूंकि तयशुदा हो चुका है कि मर्द ने कमाना है, औरत ने और बच्चों ने खाना है, और तमाम अखराजात का, तमाम जितने भी मामलात हैं उसका जिम्मेदार मर्द है। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि आज की पाकिस्तान में आज की जो औरतें, आज की ख़वातीन हैं, वो मर्दों के शाना बेशाना आ रही हैं, वो तमाम शोबों में आ रही हैं। और मैं समझता हूँ कि औरत का मजाज बदलेगा जब औरत को बराबर के हकूक दिए जाएंगे, औरत और मर्द में तमीज़ ख़त्म कर दी जाएगी, और औरत को औरत के तौर पे नहीं देखा जाएगा, औरत को एक मखसूस मकसद के लिए नहीं देखा जाएगा। जब दफातर में दूसरे जहाँ जहाँ भी औरतें काम करती हैं उनको कुलीग के तौर पे, साथी के तौर पे हम देखेंगे तो हमारे मसाइल आगे। थैंक यू साहब। मेरा ख्याल है बहुत अच्छा, चलो ठीक है। आखिरी सवाल करना सी बात करे। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, हमारे प्रोड्यूसर साहब जो पीछे बैठे हुए वो इशारे कर रहे हैं। आखिरी सवाल मैंने आपसे पूछा, सवालात बहुत ज्यादा हैं, हम इसको दोबारा जो है इसका पार्ट 2 भी और पार्ट 3 भी लेके आएंगे। आजकल की पढ़ी लिखी औरत ने भी अपनी खूबसूरती और हुस्न को कमोडिटी के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बनना, संवरना, खूबसूरत नजर आना, दूसरों से मुमताज नजर आना, लिबास में भी, मेकअप में भी, बालों के स्टाइल में भी, ये औरत का एक ऐसा हक है जिसे हम नहीं। खावर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इंशाल्लाह दोबारा भी हम मुलाकात करेंगे, और कई चीजें आपसे पूछनी, कई सवाल रह गए हैं, वो हम आने वाले दिनों में आपसे पूछेंगे। वेलकम वेलकम। थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद महमूद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।